हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं लूसेंट का जो है मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे। और मध्यकालीन भारत में जो है दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत में जो है तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान खैरात की स्थापना की। सुल्तान जो है फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम जो महिलाएं थी और विधवाएं थी, विधवा और लड़कियों की सहायता के लिए क्या किया कि एक नए विभाग दीवान खैरात के क्या किया था, तो स्थापना किया था। तो फिर से इसको देखते हैं। सुल्तान फिरोज तुगलक क्या करता है कि जो भी अनाथ मुस्लिम मतलब लड़कियां थी, महिलाएं थी और विधवाएं थी, उनकी सहायता के लिए एक विभाग की स्थापना किया था। उस विभाग का नाम था दीवान खैरात। उस विभाग का नाम था। अब चलिए जो है 360 डिग्री जो एमसीक्यू किया जाता है वो हम लोग करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस एमसीक्यू पूछे जाते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं। और उसके बाद OMR शीट पर जो है आपको गोला करना होता है, यानी भरना होता है। तो ज़रूरी है। और यहाँ पर जो है मैं तोड़ तोड़ के पढ़ाऊँगा। पहला स्टेप होगा कि पढ़ूँगा, दूसरा होगा कि समझाने वाला होगा, जहाँ पर उसको समझाऊँगा। जहाँ पर डायरेक्ट जो है फैक्ट के रूप में होगा, याद करने वाला, वहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा। तो 2 बार 3 बार रिपीट करेंगे, जिससे याद होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे बाकी यूट्यूब पर जो लोग ट्यूशन पढ़ाए हैं, उसे 2 बार में, एक बार पढ़ते हैं, दूसरा बार उसी को रिपीट कर देते हैं, ना समझाते हैं ना कुछ, बस आगे बढ़ जाते हैं। तो वो काम मैं नहीं करता। तो इसलिए नहीं करता कि आप सब मेरे दोस्त हैं और मैं आपका दोस्त हूँ। ना ही मुझे टीचर बनने का शौक़ है, ना ही मुझे कोर्स बेचने का शौक़ है। तो मैं आपको अपना दोस्त समझता हूँ, इसलिए मैं तोड़ तोड़ कर पढ़ाता हूँ। तो उसके बाद जो है हम लोग जब पढ़ेंगे, उसका जो फैक्ट के रूप में याद करने वाली चीज़ है वो फैक्ट के रूप में याद करेंगे। और जो समझना होगा वहाँ पर समझेंगे, पूरे विस्तार से समझेंगे। और उसके बाद अंत में जो है 360 डिग्री एमसीक्यू करेंगे, तोड़ तोड़ कर पूरा, दोनों तरफ से एक लाइन में 3 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल भी जो है होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अब शुरू करते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट। चलिए, सवाल है कि पहला सवाल है कि फिरोज तुगलक ने किसके लिए एक नए विभाग की स्थापना की थी? तो अनाथ मुस्लिम महिला, विधवा और लड़कियों की सहायता के लिए। चलिए फिर से सवाल है, अगला सवाल, दूसरा सवाल, यानी कि दूसरा सवाल। सुल्तान जो है फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए किस विभाग की स्थापना की थी? तो दीवान खैरात की स्थापना की थी। तो 2 सवाल हो गए। अब तीसरा सवाल है कि दीवान खैरात विभाग की स्थापना किसने की थी? तो तीसरे सवाल का आंसर हो जाएगा सुल्तान फिरोज तुगलक। कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है, किधर से भी। तो 3 सवाल हो गए। अब चौथा सवाल इसमें होगा कि अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं, लड़कियों की सहायता के लिए किसने जो है विभाग की स्थापना की थी? तो सुल्तान फिरोज तुगलक ने। और किस विभाग की स्थापना की थी? तो दीवान खैरात की स्थापना की थी। इस तरह से 4 सवाल जो है हम लोग किए, इस लाइन से 4 सवाल। तो इस तरह से अगर आप किसी और यूट्यूबर का वीडियो देखेंगे तो वो बस ऐसे पढ़ते जाते हैं, जैसे कथा कहानी पढ़ते हैं वैसे। जैसे कि रीडिंग दे रहे हैं, रीडिंग तो छोटा बच्चा भी दे लेता है, उसको भी दे दीजिएगा। हिंदी अगर रीडिंग देने आता है तो वो भी रीडिंग मार देगा ऐसे। तो यहाँ पर रीडिंग मारने के लिए नहीं आए। तो अगर रीडिंग मारना होता है तो बस ये पेज जो है 5 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगा। तो रीडिंग मारने से जो है बातें नहीं बनेगी, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें जो है क्वेश्चंस का लेवल जो है ना थोड़ा सा बढ़ गया है, फैक्ट से कॉन्सेप्ट की ओर हो चुका है। तो जिसमें कथन, कारण, मिलान, निष्कर्ष, इस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो जैसे दरोगा हुआ, चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है, अभी 71वीं 69वीं, अभी 72वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आया है। उसके बाद से आपका AEDO होगा। यूपीएससी तो जो यूपीएससी के एग्ज़ाम भी है उनको तो पता होगा ही किस सवाल पूछे जाते हैं। तो इस लेवल से जो है हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें फैक्ट भी कम हो जाए क्लियर और कंसेप्ट भी कम क्लियर होते चला जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय थी। यानी सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय थी। तो ये जो है कह रहा है लाइन, फिर से समझ लेते हैं तीसरी बार
कि सल्तनत काल के समय में जो सुल्तान थे, उनमें जो सबसे अधिक जो दासों की संख्या जो थी, दास जो नहीं होता है, गुलाम, तो दासों की गुलामों की संख्या जो थी वो फिरोज तुगलक के समय में थे। कितने थे? तो आपके 1,80,000 थे। तो चलिए अब हम लोग समझ लिए इसको, अब क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं, क्वेश्चन इससे बनाते हैं, कितने सवाल बनते हैं इस लाइन से। सवाल है कि पहला सवाल, सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या किसके समय में थी? मतलब किसके समय में थी? तो पहले सवाल का जवाब होगा फिरोज तुगलक के समय में थी। इस तरह का सवाल इसे जा सकते हैं। फिर से सवाल है कि किस सुल्तान के शासनकाल में सबसे अधिक मतलब दासों की संख्या थी? तो फिरोज तुगलक के समय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिरोज तुगलक के समय में सबसे अधिक किसकी संख्या थी? फिरोज तुगलक के समय में सबसे अधिक संख्या किसकी थी? तो आपकी दासों की थी या गुलामों की थी। कितने थे? 1,80,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान ए बंदगान की स्थापना की। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान ए बंदगान की स्थापना की। किसके? दीवान ए बंदगान की। यानी कि जो है क्या होता है कि इस लाइन को ध्यान से सुनिए, ऊपर वाला लिंक लाइन से लिंक कीजिए। क्या होता है कि जो भी दास होते हैं, गुलाम होते हैं, जैसे युद्ध होता है ना, युद्ध किसी भी क्षेत्र में युद्ध करने के समय जब राजा जाते थे, युद्ध करते थे, और उनको जो पराजित करने के बाद जो होता था, क्या बोलते थे, उनको सैनिक हो गए चाहे वहाँ के जो भी जनता है उनको क्या करते थे, पकड़ लेते थे और उनको गुलाम यानी दास बना लेते थे, ताकि वो जो है ना बहुत सारे कामों में काम आते थे, क्योंकि दूसरे राज्य के थे, तो उनको पकड़ कर लाकर जो है खेती में लगाया जाता था, उसको बागान में लगाया जाता था। राजा जो है उसकी देख रेख में, खाना बनाने में और कबल साफ करने में, बहुत सारे कामों में लगाया जाता था दासों को। ठीक है। उसके बदले जो उनको मतलब जैसे नहीं है कि जैसे अपने राज्य के किसी व्यक्ति को रखिएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा आपको, उसको जो है आपको देना पड़ेगा, उसमें कुछ देना पड़ेगा, नगद मतलब नगद आपको देना पड़ेगा या भूमि दीजिए। जैसे कि बहुत सारे राजा जो है अपने सेनापतियों को, सैनिकों को क्या देते थे, भूमि देते थे। अलाउद्दीन क्या किया, तो भूमि ना देकर नगद वेतन देता था, तो वेतन आपको देना पड़ेगा। लेकिन दास जो है गुलाम है, उनको क्या है, नगद मतलब वेतन देने का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, दास है भाई, करेगा, करना पड़ेगा। ये सब बातें हैं। जैसे कि अंग्रेज़ों के समय में भारत से बहुत सारे जो है लोगों को जो है ले गया था, जैसे मॉरिशस हो गया, और भी है बहुत सारे देश है जहाँ पर लेकर गया गया, अफ्रीका के भी बहुत सारे देश है जहाँ पर भारतीय को ले जाया गया, वहाँ पर काम करवाया जाता था। तो क्या है कि आज वही भारतीय जो उस देश में मतलब बहुत स्तर पर हैं, बहुत सारे देश है जहाँ पर भारतीय हैं, यही सारी चीज़ें हैं। तो दासों को ले जाता था, काम करवाया जाता था, नगद उनको वेतन वेतन तो दिया जाता था नहीं। ठीक है। तो भाई जो दास थे, तो फिरोज तुगलक के समय में ये दासों की संख्या कितनी थी? 1,80,000 दासों की संख्या थी। और ये जो क्या किया कि दासों की देखभाल के लिए एक क्या करता है कि एक विभाग की स्थापना करता है। कौन? फिरोज तुगलक। जिस विभाग का नाम था दीवान बंदगान, उस विभाग का नाम था। और इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया, यानी कि जो भी सैनिक पद थे उनको वंशानुगत बना दिया। किसने? तो फिरोज तुगलक ने, यानी कि एफटी ने। शॉर्ट नेम है फिरोज तुगलक, यानी कि एफटी शॉर्ट नेम बोला जाता है। एफटी, एफ मतलब फिरोज, टी मतलब तुगलक, एफटी। ठीक है। जैसे एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, एफटी फिरोज तुगलक। चलिए एक है अलाउद्दीन खिलजी, इस तरह से शॉर्ट में मतलब जैसे आपको आप पढ़ रहे हैं, तेजी में लिख रहे हैं तो पूरा लिखिएगा अलाउद्दीन खिलजी, ऐसे शॉर्ट में लिख दिया। एक ही मतलब अलाउद्दीन खिलजी, एफ मतलब फिरोज तुगलक, एमबीटी मतलब आपका हो गया मोहम्मद बिन तुगलक। इस तरह से मतलब लिखा जाता था शॉर्ट ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब चलिए इससे सवाल करते हैं कि सवाल है कि दासों की देखभाल के लिए किसने जो है एक नए विभाग दीवान बंदगान की स्थापना की थी? तो फिरोज तुगलक ने की थी। फिर से सवाल है कि फिरोज तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की थी? तो दीवान बंदगान की, यानी नए विभाग की स्थापना की थी। किसके लिए? तो दासों की देखभाल के लिए। इसने क्या किया था? सैन्य पद जो होता है उसको वंशानुगत बना दिया, यानी सैनिक का जो पद होता था उसको जो है वंशानुगत बना दिया। जैसे कि जैसे कोई सैनिक है तो वो जैसे उसके बाद जो है सैनिक के बाद जो है उसका बेटा जो है सैनिक बनेगा, इस तरह से वंशानुगत बना दिया। जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा, सैनिक का बेटा सैनिक बनेगा, इसे वंशानुगत बना दिया।
जैसे कि बहुत सारे विभाग भी थे इंडिया में, अभी भी हैं, कि जैसे कि वो जो है कि जैसे कि अभी है, जैसे कि दरोगा है, कुछ विभाग हैं, बहुत सारे विभाग हैं जिसमें क्या होता है कि जैसे बाप है, क्या है कि जैसे दरोगा है, बाप दरोगा है, और उसका जो रिटायरमेंट जिस समय किया है, यानी कि 62 साल है या 60 साल जो भी है, उसकी रिटायरमेंट, ठीक है। अभी उसकी रिटायरमेंट में समझिए कि 4-5 साल बाकी है, 4-5 साल बाकी है रिटायर होने में। और इसी समय क्या होता है कि मतलब उसका क्या होता है कि रिटायरमेंट अभी है ही, तब तक उसकी किसी कारण से मृत्यु हो जाती है, किसी कारण से मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु हो जाती है तो उसके बदले में जो है, और उसका लड़का जो है उस उसके बेटे की होती है, ठीक है। अगर पढ़ा लिखा है कम, अगर नहीं पढ़ा लिखा है, अगर छोटा है तो जो है वो जब पढ़ लेगा लिख लेगा, ठीक है। एक क्राइटेरिया है कि इतना आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए इस वर्ग के लिए, तो उतना पढ़ा लिखा है तो उसके बदले में उसको हो जाता है। अभी फ़िलहाल में ही एक लड़की का हुआ है, ठीक है। उसका बाबू जो मतलब पिता दरोगा था, और क्या हुआ कि वो अचानक उसकी मतलब मृत्यु हो गई, तो उसके बदले में जो वो लड़का टीचर था, पढ़ा रहा था, प्राइवेट मतलब प्राइवेट स्कूल स्कूल में पढ़ाता था, तो उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई, तो उसके बदले में उसका हो गया है। उसी विभाग में मतलब डायरेक्ट मतलब जिस पद पर उसको नहीं देते हैं, नीचे वाला पोस्ट देते हैं, लेकिन जिस विभाग में होता है, इस विभाग में ही होता है, चाहे जिस पद पर हो, डायरेक्ट उसी पद पर नहीं होता है, लेकिन उसके नीचे वाले पद पर होता है। मेरे गाँव में एक और लड़का था जिसका जो है उसके पिता टीचर थे, तो उसके पिता जो है उनको मतलब बीमारी हुआ, और इसी कारण से वो मर गए ब्लड संक्रमण में। उसके बाद क्या हुआ कि उसका जो बेटा था अभी 5 महीने पहले उसका ज्वाइनिंग हुआ, 2017 में मरे थे, और वो अभी छोटा था, तो अभी मतलब 10th पास नहीं किया था, तो 10th पास किया, तो 12 पास किया, अभी ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में है। तो उसका जो है स्कूल में क्लर्क का हुआ है, क्लर्क का, ठीक है, टीचर पर नहीं हुआ है, क्लर्क पर हुआ है। तो अभी 5 महीने पहले, 5 महीने 6 महीने पहले हुआ है, तो वो अब जॉब कर रहा है। तो इसी तरह से बातें हैं। तो चलिए यही क्या किया कि वंशानुगत बना दिया पौधों को, जो है सैन्य पौधों को वंशानुगत बना दिया, यानी कि सैनिक का बेटा सैनिक होगा, जो मतलब जिस क्षेत्र में है उसका बेटा वो होगा, जैसे राजा का बेटा राजा होगा, पहले होता था ना, वही सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। इसने जो अपनी आत्मकथा फतूहात ए फिरोज की रचना की, इसने जो है अपनी आत्मकथा जो है आत्मकथा फतूहात ए फिरोज इतनी इसने अपनी आत्मकथा फतूहात ए फिरोज की रचना की, किसने की? तो फिरोज तुगलक ने की थी। तो सवाल है कि फिरोज तुगलक की आत्मकथा का नाम क्या है? तो फतूहात ए फिरोज शाही है। सवाल फिर से है कि फतूहात ए फिरोज शाही किसकी रचना है? फिरोज तुगलक की है। फिर से सवाल है कि फिरोज तुगलक की आत्मकथा क्या है? तो फतूहात ए फिरोज शाही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज अफीक को अपना संरक्षण प्रदान किया। इसने जो है जियाउद्दीन बर्नी जो था, बर्नी उसको और शम्स ए सिराज अफीक को क्या किया? तो अपना संरक्षण प्रदान किया, उनको संरक्षण प्रदान किया, यानी कि संरक्षण में रखा, संरक्षण दिया था इन लोगों को। तो सवाल है कि फिरोज तुगलक ने किनको जो है अपना संरक्षण प्रदान किया था? तो जियाउद्दीन बर्नी को और शम्स सिराज अफीक को अपना संरक्षण प्रदान किया था। सवाल फिर से है कि जियाउद्दीन बर्नी और शम्स सिराज अफीक को उसने जो है संरक्षण प्रदान किया था? तो फिरोज तुगलक ने प्रदान किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिरोज तुगलक के नागरकोट वर्तमान कांगड़ा अभियान 1361 के दौरान ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से संस्कृत के 1300 ग्रंथ प्राप्त हुए। फिरोज तुगलक के नागरकोट यानी कि वर्तमान कांगड़ा, कांगड़ा कहाँ पड़ेगा आपका? तो कांगड़ा जो है आपका हिमाचल प्रदेश में, करीब हिमाचल प्रदेश के ही आसपास या हिमाचल प्रदेश में पड़ता है कांगड़ा। तो उस समय क्या किया था कि अभियान किया था, अभियान किया था। तो उस कब किया था? तो 1300 आपका 1300 कब किया था? 1361 में किया था कांगड़ा का अभियान। और उस दौरान जो है ज्वालामुखी मंदिर का पुस्तकालय जो था, पुस्तकालय लाइब्रेरी, उसमें से जो है संस्कृत के 1300 ग्रंथ किसको प्राप्त हुए थे? तो फिरोज तुगलक को प्राप्त हुए थे। उस समय नागरकोट था, आज के वर्तमान में कांगड़ा है, कांगड़ा जगह है वर्तमान का। तो सवाल है फिर से कि किस अभियान के दौरान जो है फिरोज तुगलक को संस्कृत के 1300 ग्रंथ प्राप्त हुए थे? तो नागरकोट, उस समय का नागरकोट, और वर्तमान का जो है आपका कांगड़ा अभियान। सवाल है फिर से, तो इस नागरकोट कांगड़ा अभियान जो है वर्तमान में कांगड़ा है, तो वहीं से जो है अभियान किया था, तो संस्कृत के 1300 ग्रंथ प्राप्त हुए थे। चलिए फिर से सवाल है कि
नागरकोट वर्तमान में कांगड़ा पुस्तकालय से संस्कृत के 1300 ग्रंथ किसको प्राप्त हुए थे? तो फिरोज तुगलक को प्राप्त हुए थे। फिर से सवाल है कि फिरोज तुगलक को नागरकोट यानी वर्तमान में कांगड़ा अभियान कब किया था? तो 1361 ईस्वी में किया था। किस मंदिर में? तो ज्वालामुखी मंदिर में। क्या प्राप्त हुआ था? पुस्तकालय से संस्कृत के 1300 ग्रंथ प्राप्त हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कुछ को लगभग 300 का फारसी भाषा में अनुवाद अजीजुद्दीन किरमानी नामक फारसी के विद्वान ने किया। इनमें से कुछ को जो है लगभग 300 का उनमें से जब कुछ को जो है लगभग 300 का फारसी भाषा में अनुवाद यानी कि अजीजुद्दीन किरमानी नामक फारसी के विद्वान ने किया। यानी कि 300 जो मतलब लगभग 300 जो मतलब ग्रंथ था, उन 300 ग्रंथों में से लगभग मतलब 1300 ग्रंथों में से लगभग 300 ग्रंथों का जो है क्या हुआ कि आपका फारसी भाषा में अनुवाद जो है अजीजुद्दीन किरमानी ने किया था, फारसी के विद्वान ने किया था। यानी कि अजीजुद्दीन किरमानी जो है फारसी भाषा के विद्वान था। इसने जो है फारसी भाषा में लगभग 300 ग्रंथों का अनुवाद किया। 1300 में 1300 जो ग्रंथ थे उनमें से 300 ग्रंथ को ही किया था। तो सवाल है कि किसने जो है 1300 ग्रंथों संस्कृत के 1300 ग्रंथों का फारसी भाषा में 300 ग्रंथों मतलब का जो है अनुवाद किया था। यानी कि 1300 ग्रंथ थे संस्कृत में जो फिरोज तुगलक को नागरकोट यानी वर्तमान कांगड़ा अभियान 1361 ईस्वी में ज्वालामुखी मंदिर के दौरान जो है किया था अभियान। तो ज्वालामुखी मंदिर से जो है तो पुस्तकालय से इसको 1300 ग्रंथ प्राप्त हुए थे जिसका तो संस्कृत है। और इन 1300 संस्कृत के ग्रंथों को जो है फारसी के एक विद्वान था अजीजुद्दीन किरमानी, उसने जो है अनुवाद किया था। मतलब 300 ही ग्रंथों का अनुवाद कर पाया था। 1300 ग्रंथ बहुत होते हैं, 300 ग्रंथ का अनुवाद करने में टाइम 1300 ग्रंथ समझते हैं बहुत कम टाइम लगेगा। तो 300 ही ग्रंथ का ही अनुवाद कर पाया था। अब सवाल है कि अजीजुद्दीन किरमानी जो है कितने ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो लगभग 300 ग्रंथों का। फिर से सवाल है कि लगभग 300 ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो अजीजुद्दीन किरमानी ने किया था। ये कौन था? तो फारसी के विद्वान ने किया था। ये फारसी का विद्वान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृत से फारसी भाषा में अनुदित सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है दलायल की फिरोज शाही थी, जो दर्शन और नक्षत्र विज्ञान से संबंधित ग्रंथ था। संस्कृत से फारसी भाषा में अनुदित सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ दलायल की फिरोज शाही थी, जो दर्शन और नक्षत्र विज्ञान से संबंधित क्या था? तो ग्रंथ था। चलिए सवाल है कि फारसी भाषा में अनुदित सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? तो दलायल एक फिरोज शाही था, जो क्या था? विदर्शन और नक्षत्र नक्षत्र विज्ञान से संबंधित क्या था? तो ग्रंथ था। और क्या हुआ था? तो संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवादित किया गया था और ये महत्वपूर्ण ग्रंथ था। अब सवाल यहाँ पर देखिए ध्यान से सवाल नहीं है, कुछ बातें हैं इसी संबंधित। जैसे कि ये जो है संस्कृत जो भी ग्रंथ मिला था फिरोज तुगलक को ज्वालामुखी मुखी मंदिर के पुस्तकालय से 1300 ग्रंथ मिले थे। 1300 जो ग्रंथ मिले थे तो ये जो फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, ठीक है, तो अनुवाद किया गया। अनुवाद करने के बाद आज के समय में जो भी लोग हैं फारसी मतलब भाषा में जिनको आती है, ये लोग किताब पढ़ेंगे जैसे दलाइल फिरोज शाही है और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो इनको ये लगेगा कि जो भी चीज़ें हैं ना, जो भी चीज़ें हैं वो आपकी इन्होंने ही रचना की है। और इन्हीं का जो है ना थोड़ी सी कट्टरता बढ़ जाती है। जो कट्टर लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिनके पास पूरा ज्ञान नहीं होता है, कहेंगे कि भाषण देंगे कि हमारे धर्म में ये खोजा वो खोजा ऐसा खोजा वैसा खोजा ये किया वो किया। दर्शन के क्षेत्र से लेकर नक्षत्र विज्ञान में भी हम बहुत आगे थे, नक्षत्र विज्ञान में बहुत आगे थे। तो इनको जो है ये नहीं पता है कि ये जितने भी फारसी भाषा में अनुवाद किए गए ग्रंथ है, चाहे अकबर के समय में हो, चाहे बाबर हो, चाहे हुमायूं हो, चाहे शाहजहाँ हो, चाहे जहांगीर हो, चाहे औरंगजेब हो, चाहे दिल्ली सल्तनत में हो, ये सभी लोग जितने भी पुस्तकें हैं उसका जो है अनुवाद किया गया है। और ये अनुवादित पुस्तकें पढ़ेंगे और आगे भाषण देंगे कि मेरे धर्म ने ये किया वो किया। अबे गधे पहले ये तो पता करो, पहले ये जानो कि ये सब अनुवादित है कि डायरेक्ट लिखी गई है। यानी कि आप अपने ज्ञान से खुद लिखे हैं कि किसी और की जो है किताबों को जो है अनुवाद करके लिखे हैं, ठीक है। तो पहले ये जानना चाहिए। तो बहुत सारे कट्टर हैं वो जानेंगे कुछ नहीं, बस आकर भाषण देंगे
नक्षत्र विज्ञान में हम बहुत आगे थे, हम दर्शन शास्त्र में बहुत आगे थे। कहाँ से आगे था तुम? हाँ, पहले ये तो बताओ कहाँ से आगे था? तुम लोग तो जिहाद करने वाले, लूट-पाट करने में बस जानते हो, जिहाद करना, लूट-पाट करना। जितने भी भारतीय ग्रंथ थे, उनका जो है फारसी में, तुर्की भाषाओं में, उर्दू में, अरबी भाषाओं में अनुवादित किया गया है, अनुवाद किया गया है और उसी को तुम लोग पढ़ते हो। संस्कृत तो उतना पढ़ते हो नहीं, क्योंकि संस्कृत तो तुम्हारी भाषा ही नहीं, तुम लोग संस्कृत पढ़ोगे नहीं, क्योंकि ये तो हिंदुओं का है, ठीक है? ये काफिरों का कथी है, भाषा है, काफिरों की भाषा है, काफिरों की भाषा नहीं। पहले तो पढ़ोगे तब तो जानोगे, ये सब अनुवादित है, तो ये सारी बातें हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी पर्सनल धर्म वाले लोग होंगे, उन्हें दुख लग रहा हो तो जा सकते हैं। मेरे चैनल पर उनके लिए कोई जगह नहीं है। मेरे पास कट्टर लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है? दूसरे धर्मों के लोगों को काफिर कहने वाले लोगों के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। आप लोग किसी और चैनल पर जाइए, किसी और चैनल पर आप जाकर वहीं पर जो करना है करते रहिए, क्योंकि आप लोग पूरी दुनिया के बाकी जातियों के, बाकी धर्मों के लोगों को काफिर कहते हैं। आपके कुरान में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जिस जो एक्स मुस्लिम करके हैं, वो उनसे जाकर बात कीजिए ना। वो सवाल जब करते हैं तो हालत ख़राब हो जाती है। एक्स मुस्लिम बहुत सारे हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मैंने तो हिंदू मुस्लिमों को देखा है कि हिंदू का पर्व होता है, कुछ भी देता है तो मुस्लिम खाते भी नहीं हैं, फेंक देते हैं। लेकिन हिंदू का पर्व होता है, कुछ भी देते खाते नहीं हैं, फेंक देते हैं। और मुस्लिम में कुछ भी होता है, हिंदू मनाते हैं। भाई हिंदू क्रिसमस भी मनाते हैं, पूरी दुनिया का हर त्यौहार मनाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, चर्च में भी जाते हैं, सब में जाते हैं। लेकिन क्या मुसलमान जाते हैं? दरगाह पर जाते हैं, मुसलमान जाते हैं, बाकी लोग जाते हैं, नहीं जाते। हिंदू के जैसा कोई नहीं है। कट्टरता बहुत बड़ी छोटी सोच होती है, कट्टरता और कट्टर लोगों की सिर्फ वो एक ही आईने से देखते हैं। तो इस तरह से ऐसे लोगों के लिए मेरे चैनल पर कोई जगह नहीं है, वो जा सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर कुछ नहीं है, मैं आपके लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। आप कट्टरता वाला सोच वाला जाइए, जहाँ जाना है जाइए, वहीं फैलाते रहिए कट्टरता। जैसे पाकिस्तान में है ना, गंदगी फैला कर रखे हैं, तो वैसे ही जाकर वहीं फैलाते रहो भाई। मेरे पास, मेरे चैनल पर आपके लिए कोई जगह नहीं है, मेरा चैनल आपके लिए नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अदा एवं बिक कहा जाता था। इसने जो है चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के जो है भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अदा एवं बिक कहा जाता है, जिसे आदा एवं बिक कहा जाता था। इनको थोड़ा ना कोई बुलाया था, फिर तुगलक को, दिल्ली सल्तनत को, अकबर, बाबर अजाबर को। ये आकर कौन सा एहसान करती है? ये नहीं रहता तो क्या हिंदुस्तान नहीं रहता, या हम लोग नहीं रहते क्या? तभी देश रहता। किसी के आने या ना आने, किसी के रहने ना रहने, किसी के जीने या ना रहने जीने, कोई फर्क दुनिया को नहीं पड़ता, किसी को कोई फर्क घंटा नहीं पड़ता है। चलिए, पढ़ने के लिए बस एग्जाम के लिए, अगर एग्जाम ये नहीं पूछा तो पढ़ाते भी नहीं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने जो है चांदी के और तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के जो है भारी संख्या में क्या किया, तो जारी करवाए। किसने? तो फिरोज तुगलक ने, जिसे जो है आदावर भी कहा जाता था। तो सवाल है कि किसने जो है चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के जो है भारी संख्या में जारी करवाए? किसने जो है चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के जो है भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे आदावर भी कहा जाता था। एक यूट्यूब पर देख रहा हूँ, एक लड़की है, वो बोल रही है कि हिंदू जो लोग हैं ना, मुस्लिम लड़कियों से और मुस्लिम लड़कों से जो है ना अपने बच्चों को नहीं पढ़वाते हैं। क्यों पढ़वाएंगे यार तुमसे? क्यों पढ़वाएंगे ये तो बताओ, क्यों पढ़वाएंगे? मुस्लिम मोहल्ला हो, मुस्लिम गली हो, तो उसमें हिंदू जो है ना नहीं गुजरता है जल्दी, उसके अंदर डर लगता है। लेकिन हिंदू गली से कोई भी गुजर सकता है, रियलिटी है। दिल्ली में बहुत सारे इलाका, जहाँ आपको पता होगा ना, जिस इलाके में सिर्फ मुस्लिम ही मुस्लिम है पूरा, उस इलाके में घुसने से पहले आपको डर लगेगा, ठीक है? तो इन लोगों ने वैसा बनाया है, क्यों पढ़ाएगा? बहुत सारे तो स्कूल हैं जहाँ पर क्या हो रहा था, तिलक मत लगाओ, तो ये धागा मत पहनो, ये मत पहनो, कुरान का ये करो, वो बतलाया जाता था, बच्चों को पढ़ाया जाता था। ये मुस्लिम बहुत सारी चीज़ें हैं। मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है पता चलता ही है, क्या क्या होता है। अभी जो है, अभी वो चश्मा वाला लेंस कार्ड, उसमें जो तिलक नहीं लगाना है,
आपको इस तरह का ये नहीं पहनना है, कलावा नहीं पहनना, ये सब किया था। अभी 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 फिलहाल की बात है, 10-15 दिन हुआ। और जो मुस्लिम है वो सब कुछ कर सकते हैं। अभी उसका बैंड बजा है वो लेंस कट वाला, हिंदू ही है। उसको सोच देखिए कैसी, हिंदुओं के प्रति सोच कैसी है और मुसलमानों के प्रति कैसी। उसका बैंड बजा है, बढ़िया से बैंड बजा है उसका। ऐसे घटिया सोच वाले लोग होते हैं। वो उसने अपने ऑफिस में किया था। थोड़ा लेंस कार्ड के बारे में आप जो है ना यूट्यूब पर सर्च कीजिए, देखिए उसका वीडियो क्या क्या हुआ था। लेंस कार्ड पर बहुत सारी बातें आई। इस तरह से लोग हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चांदी और तांबे का मिश्रण से निर्मित सिक्के जो है भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अदावर भी कहा जाता था। तो सवाल है कि चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के किसने जो है भारी संख्या में जारी करवाया था? तो फिरोज तुगलक ने, जिसे क्या कहा जाता था? आधा और भी कहा जाता था। तो चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे क्या कहा जाता था? आधा और भी कहा जाता था। किसके समय में करवाया गया था? तो आपके फिरोज तुगलक के समय में, फिरोज तुगलक के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिरोज तुगलक की मृत्यु जो है सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई। फिरोज तुगलक की मृत्यु जो है सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई। तो सवाल पूछेगा कि फिरोज तुगलक की मृत्यु कब हुई? तो सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई। कुछ खास इससे मतलब पूछता नहीं है, लेकिन बस ऐसे याद रखिएगा थोड़ा बहुत। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिरोज काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर की मस्जिद से की जाती है। फिरोज तुगलक के काल में निर्मित जो है आपका खान-ए-जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना जो है जेरूसलम में निर्मित जो है उमर की मस्जिद से की जाती है। यानी कि जेरूसलम में निर्मित एक उमर का मस्जिद है। यानी कि जेरूसलम में जो है निर्मित है एक क्या, तो उमर का मस्जिद निर्मित है। और उस जेरूसलम में निर्मित उमर का मस्जिद से जो है खान-ए-जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना की जाती है, जो किसके काल में निर्मित है? तो फिरोज तुगलक काल में निर्मित है। तो सवाल है कि फिरोज तुगलक काल में निर्मित खान-ए-जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना किससे की जाती है? तो आपकी आंसर होगा जेरूसलम में निर्मित उमर की मस्जिद से की जाती है। सवाल फिर से है कि जेरूसलम में निर्मित उमर की मस्जिद से तुलना किसकी की जाती है? तो खान-ए-जहां तेलंगानी के मकबरा की। किसके काल में निर्मित है ये? तो फिरोज तुगलक के काल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण कराया। यानी कि सुल्तान फिरोज तुगलक ने जो है दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। तो सवाल है कि सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में किसका निर्माण कराया था? तो कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो सवाल फिर से है कि दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो सुल्तान फिरोज तुगलक ने। फिर से सवाल है कि कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण फिरोज सुल्तान फिरोज तुगलक ने कहाँ करवाया था? तो दिल्ली में करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, ये फैक्ट है, याद करने वाला है। कि सवाल पूछेगा कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आंसर होगा नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। फिर से सवाल होगा, दूसरा सवाल कि नासिरुद्दीन महमूद तुगलक कौन था? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक था। चलिए, इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। इसका शासन जो है दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। मैं दिल्ली में रहा हूँ, पालम गाँव में। पालम में एयरपोर्ट पड़ता है, पालम एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, IGI एयरपोर्ट पालम में ही पड़ता है। तो पालम में मैं रहा हूँ दिल्ली में। तो दिल्ली से पालम में ही रह गया था। यानी कि इसका साम्राज्य सिकुड़ गया था। यानी कि पहले बहुत दूर दूर तक विस्तृत था, लेकिन अब जो है पालम तक ही सिमट कर रह गया था। इसके समय में तो नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय में जो है इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। तो सवाल पूछेगा कि किसके समय में जो है दिल्ली से पालम तक ही शासन रह गया था? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय में। सवाल फिर से पूछेगा कि नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय में जो है इसका शासन कहाँ से कहाँ तक था? तो दिल्ली से पालम तक ही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तैमूर लंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। तैमूर लंग जो है सुल्तान जो है तैमूर लंग ने, यानी कि तैमूर जो था तैमूर लंग, इसने जो है सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में 1398 ईस्वी में क्या किया कि दिल्ली पर आक्रमण किया। तो सवाल है कि तैमूर लंग ने दिल्ली के किस सुल्तान के समय में
1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था तो सुल्तान था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। तो फिर से सवाल है कि सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में काहे का सुल्तान दिल्ली से पालम तक ही इसका शासन रह गया था। एक सुल्तान बोल अपने आप को बोल रहा है। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक जो है के समय में 1398 ईस्वी में दिल्ली पर किसने आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। सवाल फिर से है कि तैमूर लंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में कब आक्रमण किया था? तो 1398 ईस्वी में। कहाँ किया था? तो दिल्ली पर आक्रमण किया था। चलिए इस लाइन से इतने सारे सवाल बने, यानी कि 360 डिग्री सवाल बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नासिरुद्दीन के समय में ही मलिक कुश सर्क मलिक कुश सर्क पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। यानी कि सुल्तान इस समय जब तैमूर लंग किया होगा दिल्ली पर आक्रमण, तो आपको लगता है कि ये रहा होगा, ये छोड़कर भाग गया, ये जिसका शासन जो है दिल्ली से पालम तक ही रह गया। आपको लगता है कि दिल्ली पर जिसमें आक्रमण किया होता है ये रहा होगा, ये भाग गया होगा छोड़कर? इसमें नहीं दिया गया, छोड़कर भाग गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। नासिरुद्दीन के समय में ही मलिक कुश सर्क पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा जो था मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। सवाल है कि किसके समय में जो है मलिक कुश सर्क पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? तो नासिरुद्दीन के समय में, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में। फिर से सवाल है कि नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में ही कौन जो है, यानी कि कौन था जो मलिक कुश सर्क पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था? तो जो दूसरे सवाल का जवाब आपका हो गया मलिक सरवर था, एक हिजड़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने जो है मलिक कुश सर्क पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर जो है कहाँ में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? तो किसने जो है तो मलिक सरवर था। क्या था? तो हिजड़ा था। क्या किया था? जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। ये क्या किया कि नासिरुद्दीन महमूद के समय में ही जो है अपने आप को जो है मलिक कुश सर्क पूर्वाधिपति की उपाधि धारण करता है। कौन? मलिक सरवर, एक हिजड़ा था है। और ये क्या करता है कि जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। एक हिजड़ा जिसका नाम था मलिक सरवर। ये हिजड़ा जो है मलिक कुश सर्क की उपाधि यानी पूर्वाधिपति की उपाधि धारण करता है और जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। समझिए कि नासिरुद्दीन महमूद कितना मतलब बहादुर इंसान है, समझिए गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम लोग सैयद वंश पढ़ेंगे। सैयद वंश जो है आपका, इसका समय है 1451, यानी कि इसका हो गया 31 6 कितना हो गया? 31 6 37 साल। ये क्या है? 37 साल। इस तरह से साल याद रखिए क्योंकि इससे सवाल पूछा है कि दिल्ली सल्तनत में कौन सा वंश जो है सबसे अधिक समय तक शासन किया था, सवाल पूछा गया है ये। तो उसमें गुलाम वंश, ठीक है, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, ये ऑप्शन दिया था। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा डेटा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सैयद वंश का संस्थापक ख्रिज खां था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो ख्रिज खां था। कौन था? ख्रिज खां था। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने को रैयत ए आला की उपाधि से खुश रखा। सवाल है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो ख्रिज खां था। ख्रिज खां। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? ख्रिज खां था। ये फैक्ट है, ये याद करने वाला है। सवाल फिर से है, ख्रिज खां कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने जो है सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने को रैयत आला की उपाधि से खुश रखा। इसने जो है ख्रिज खां सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। सुल्तान की जो है उपाधि धारण नहीं किया। कौन? तो ख्रिज खां ने। शायद ये भी डरता था, इसलिए सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। शायद कि सुल्तान की उपाधि धारण करेंगे तो बाकी जो राज वाले हैं ना वो आक्रमण न कर दे, इसलिए तो शायद ये भी डरता था और ये डर के कारण जो है इसने जो है सुल्तान की उपाधि जो है धारण नहीं किया। कौन? ख्रिज खां। और इसने जो है अपने आप को रैयत ए आला की उपाधि से ही खुश रखा, यानी कि चलो मैं इतना में ही काफ़ी हूँ, सुल्तान की उपाधि धारण करूँगा तो पता नहीं मेरा राज रहेगा कि नहीं रहेगा। इसने जो है रैयत ए आला की उपाधि धारण करके खुश अपने आप को रख लिया। कौन? तो ख्रिज खां। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल फिर से कर लेते हैं इसमें कि किसने जो है सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था।
तो खिलजी खान है। और उसके बदले कौन सी उपाधि धारण किया था? तो रैयत आला की उपाधि धारण किया था और उसी से खुश था। कौन? तो खिलजी खां। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। खिलजी खां तैमूर लंग का सेनापति था। खिलजी खां जो है तैमूर लंग का सेनापति था। देखिए ये जो है आपका कौन है? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। उस समय इसी के समय में जो है तैमूर लंग आक्रमण करता है। ये तो भाग गया होगा, जिसका शासन जब दिल्ली से पालम तक गिरा गया था, सिमट गया था। ये तो भागा नहीं होगा तो क्या करेंगे, इसके पास है ही क्या? सेनापति सब कुछ खत्म हो गया, तभी तो ये जो है मतलब दूरदर्शी शासक, योग्य शासक नहीं था, तभी तो इसकी शासन जो दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। तो ये भाग गया होगा। इसके बाद जो भी था कहानी खत्म। उसके बाद से तैमूर लंग का सेनापति खिलजी का जो है क्या बनता है? तो दिल्ली के शासन संभालता है और सैयद वंश की स्थापना करता है। सवाल है कि खिलजी खां कौन था? तो तैमूर लंग का क्या था? तो आपका तैमूर लंग का सेनापति था। तैमूर लंग का क्या था? सेनापति। सवाल है कि खिलजी खां कौन था? तो तैमूर लंग का सेनापति था। सवाल है कि तैमूर लंग का सेनापति कौन था? तो खिलजी खां था, जिसने सैयद वंश की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिलजी खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। यानी कि जब भारत से लौट रहा था तैमूर लंग, तो क्या किया कि इसने जो है तैमूर लंग क्या किया कि मुल्तान जो आपका कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। लाहौर कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में पड़ता है। दीपालपुर भी उधर ही पड़ता होगा आसपास में। तो इसका शासक नियुक्त किया किसको? तो खिलजी खां को नियुक्त किया। कौन? तो आपको तैमूर लंग ने। कहाँ कहाँ का? मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर का शासक नियुक्त किया खिलजी खां को। किसने? तो तैमूर लंग ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। खिलजी खां नियमित रूप से तैमूर लंग के पुत्र शाहरुख को कर भेजता था। खिलजी खां जो है नियमित रूप से तैमूर के पुत्र जो है शाहरुख को जो है आपको क्या करता था? कर भेजता था। अब मान लीजिए कि तैमूर लंग का सेनापति था और ये जब भारत से लौट रहा है तो क्या किया कि इसको जो है शासक बना दिया। अब भाई साहब शासक बन गए, तो अब मान लीजिए कि कर नहीं देंगे, कोई भी सोचेगा मैंने इसको बैठाया, कर नहीं दे रहा है, फिर क्या करेंगे? आप उसको उखाड़ कर फेंक देंगे, उसको हटा देंगे। ठीक है, तो यही चीज़ है। तो ये क्या करता था कि तैमूर का जो पुत्र था कौन था? तो शाहरुख। उसको क्या करता था? तो नियमित रूप से कर भेजता था। कौन? तो खिलजी खां भेजता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। खिलजी खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी में हो गई। खिलजी खां की मृत्यु जो है 20 मई 1421 ईस्वी में हो गई। ये जो है 20 मई 1421 ईस्वी को रामदेव प्यारे हो गए, यानी कि अल्लाह को प्यारे हो गए, निपट लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। खिलजी खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी। उसके बाद से खिलजी खां के पुत्र आते हैं, मुबारक खान जी आते हैं और ये शाह की उपाधि धारण करते हैं। उन्होंने रैयत आला की उपाधि धारण की थी। किसने? खिलजी खां ने। और ये भाई साहब जो है शाह की उपाधि धारण करते हैं। कौन? तो मुबारक शाह। ये कौन है? तो खिलजी खां के पुत्र हैं, यानी सन है, बेटे हैं, बेटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। यहिया बिन अहमद सरहिंदी को जो है मुबारक शाह का संरक्षण क्या था? तो प्राप्त था। यानी कि जो ये जो है मुबारक शाह, यानी कि मुबारक शाह जो है शाह की उपाधि धारण करते हैं, तो अब हो जाते हैं मुबारक शाह। और ये बेटे हैं किसके? तो खिलजी खां के पुत्र है, बेटा है। और जो है इसको ये जो है मुबारक शाह किसको संरक्षण प्रदान करता है? तो यहिया बिन सरहिंदी को। यहिया बिन सरहिंदी को जो है मुबारक शाह क्या करता है कि संरक्षण प्रदान करता है, यहिया बिन सरहिंदी को। यानी कि यहिया बिन सरहिंदी जो है मुबारक शाह के संरक्षण में रहता है। जैसे कि आप किसी के संरक्षण में हैं, जैसे अपने माता पिता के संरक्षण में आप होते हैं ना, आप रहते हैं, तो उसी तरह से यहिया बिन सरहिंदी मुबारक शाह के संरक्षण में रहता है। इसकी पुस्तक जो तारीख है मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। देखिए याहिया बिन अहमद सरहिंदी जो है ये पुस्तक लिखता है। क्या लिखता है? तो पुस्तक लिखता है। कौन सा पुस्तक लिखता है? तो तारीख मुबारक शाही। तारीख मुबारक शाही क्या लिखता है? पुस्तक लिखता है तारीख मुबारक शाही। कौन लिखता है? तो याहिया बिन सरहिंदी लिखता है। और इसमें जो है सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यानी कि ये जो पुस्तक आप पढ़िएगा, तो इस पुस्तक से आपको सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलेगी। तो अब ये पुस्तक लिखा है सैयद वंश के बारे में, तो पुस्तक लिखा है, तो इसमें क्या होता है, इन पुस्तकों की प्रॉब्लम ये होती है ना कि बहुत ही कम ऐसे नहीं होता है कि कुछ अलग सोच के होते हैं ना, कि जो जो होता है वही लिखते हैं। जैसे इस समय जो है ना बहुत सारे हैं, नहीं होता है कि अंधभक्त हैं, सामने वाला जो है नेता कुछ भी करे, ठीक है, उसके अंधभक्त होते हैं ना, उनको सब कुछ अच्छा ही लगता है। अभी देख रहे हैं, समझ में आ रही है बातें, लिंक कीजिए। तो उसी तरह से है। तो
अनभक्त जो होते हैं ना, अनभक्त लोग, तो उनके जो जिसके भी प्रेमी होते हैं अनभक्त लोग, वो कुछ भी करे, कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी करेगा ना, तो उनको जो है ना उसी में खुश रहते हैं, वाह क्या सही किया है। जिस तरह से अभी चल रहा है आप समझ पा रहे हैं, उसी तरह जो है प्राचीन काल में जो भी राजा के संरक्षण में रहने वाले जो भी रचनाकार थे या राइटर थे, वो जो है ना बढ़ा चढ़ा कर लिखते थे। जब पढ़िएगा ना आप किताबें, तो बढ़ा चढ़ा कर जो है इतिहास लिखते थे। क्योंकि वो जब चलते थे तो पूरा पृथ्वी दलदल, मतलब भूकंप आ जाता था, पूरा पृथ्वी पृथ्वी थर्रा जाती थी, मतलब ये हो जाता था, पूरा ये हो जाता था। क्योंकि जब तलवार चलती थी तो मतलब पता नहीं क्या क्या, तो इस तरह से बातें लिखी जाती थी, बढ़ा चढ़ा कर बातें, जिस राजा को खुश करने के लिए, राजा को खुश करने के लिए चापलूसी करने के लिए। तो बहुत सारे लोग चापलूस नहीं होते हैं कि सामने वाला कुछ भी हो बढ़ा चढ़ा कर खूब चापलूसी करते हैं। जैसे नेताजी जिंदाबाद, हाय नेताजी, नेताजी ये है, नेताजी वो है, बढ़ा चढ़ा के करते हैं नेताजी को, मतलब नहीं होता है चढ़ाया जाता है, चापलूसी किया जाता है, नेताजी खुश होकर कुछ मतलब दे देते हैं। वैसे ही चापलूस लोग होते हैं, नहीं होते हैं, जो पीछे पीछे घूमने वाले लोग होते हैं, चापलूस लोग होते हैं, अनभक्त लोग होते हैं। वैसे ही होते थे कुछ राइटर ऐसे होते थे, कुछ होते थे उनको कोई मतलब नहीं था, राजा से कोई मतलब नहीं, वो वही लिखते थे जो रियल में होता था, जो समाज में रियल में जो घटना होती थी जो है, तो वही लिखते थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई साहब को जो है तारीख फिरोज मुबारक शाही जो है किताब लिखे हैं, कौन? यहिया बिन अहमद सर हिंदी लिखे हैं। तो इनको मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा, तो किसका संरक्षण प्राप्त होगा? तो समझ जाइए कि क्यों संरक्षण प्राप्त हुआ। ऊपर जो पढ़े ना यहाँ पे मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त हुआ, अब नीचे समझ में आ रहा है कि क्यों इस लाइन से, कि क्यों प्राप्त हुआ है। ये पुस्तक में क्या है? तारीख मुबारक शाही, यानी मुबारक शाह के नाम पर यहिया बिन अहमद सर हिंदी लिखे हैं, तो इनको संरक्षण तो प्राप्त होगा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। यमुना के किनारे जो है मुबारकाबाद की स्थापना जो है मुबारक शाह ने की थी। सवाल है कि मुबारकाबाद की स्थापना जो है किसने की थी? तो मुबारक शाह ने की थी। सवाल ये है मुबारक शाह ने किसकी स्थापना की थी? तो मुबारकाबाद की स्थापना की थी। किसके किनारे थी? तो यमुना के किनारे थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैयद वंश का अंतिम शासक जो है अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अलाउद्दीन आलम शाह था। कौन था? तो अलाउद्दीन आलम शाह था। सवाल है कि सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन आलम शाह था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें एक और सवाल कर लेते हैं। अलाउद्दीन आलम शाह कौन था? तो सैयद वंश का अंतिम सुल्तान था। सैयद वंश का शासन जो है करीब 37 वर्षों तक रहा। सैयद वंश का शासन जो है करीब जो है 37 वर्षों तक रहा। तो ये 37 वर्ष ऊपर मैंने लिखा है यहाँ पर 37 वर्ष, तो 37 वर्षों तक रहा। ये जो है अलाउद्दीन आलम शाह जो है, इनको जो है ना कोई न किसी ने टपका दिया होगा, ठीक है, या तो मर गए होंगे, नहीं तो किसी ने टपका दिया होगा। इसके बाद से अगला जो है जो वंश है वो है आपका लोधी वंश। लोधी वंश, लोधी वंश, इसका समय है 1451 से कितना? तो 1526 ईस्वी। 1451 से 1526 ईस्वी, तो कितना हो गया आप जोड़ लीजिए इसमें, आपका 49 साल उधर और 26 साल इधर, जोड़िए कितना हुआ? 9 6 कितना होता है? 15, और 4 2 6 1 7, यानी 75 साल ये हुआ, 37 साल ये भाई साहब हुआ है, ठीक है। आपका फिर से खिलजी वंश भी कम ही था, तो खिलजी वंश भी कम ही था, उससे गुलाम वंश भी आपका कम। तो सबसे ज़्यादा जो है तुगलक वंश से जो है शासन शायद लगता है किया है, मतलब देखना पड़ेगा। जो सवाल पूछा गया ना कि दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक किस वंश ने शासन किया था, तो सवाल पूछा गया, तो देखना 37 साल तो सैद वंश किया है, आपका खिलजी वंश भी कम किया है, और ये है 75 साल लोधी वंश ने किया है, और गुलाम वंश भी आपका जो है वो उसका भी ज़्यादा नहीं है। तो हमको लगता है तुगलक वंश से सबसे ज़्यादा किया गया। अब इसमें देखना पड़ेगा, इसको करेक्ट देखना पड़ेगा। अभी जो है इसको सही मत मानिएगा कि तुगलक वंश ने नहीं किया था, इसको बाद में हम बताएंगे कि सबसे ज़्यादा जो है सबसे अधिक समय तक इसने जो है शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर। सबसे अधिक समय तक जो है किस वंश का शासन था? 75 साल किया है। अगर 75 साल से तुगलक वंश का 1 साल भी ज़्यादा है तो समझिए कि वो हो किया होगा। तो मैं जो है इसका जवाब अगले अगले जो है टॉपिक में बताऊंगा, इस सवाल का जवाब कि किसने किया था। या आप जो है गूगल पर सर्च मार कर देख लीजिए, सवाल कीजिएगा कि दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे अधिक तक शासन किया था, और उसमें ये भी सर्च कर लीजिएगा कि दिल्ली वंश में सबसे कम समय तक किसने शासन किया था। ये दोनों सवाल, और दोनों सवाल को याद रखिएगा, ये सवाल जो है बीपीएससी में पूछा गया था। समझ में आई बात?
चलिए आगे बढ़ते हैं। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था, यानी कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बकलोल लोधी था या बहलोल लोधी था, जो भी कहिए, जैसे आपको मर्जी याद रखिएगा। याद करने का तरीका जो है आपको जैसे भी हो, जिस तरह से आप याद रखने में आसानी हो। तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। वह जो है 19 अप्रैल 1451 को जो है बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। सवाल है कि बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा? तो बहलोल लोधी बैठा। फिर से सवाल है कि बहलोल लोधी जो है किस उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा? तो आपका जो है बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। फिर से सवाल है कि बहलोल लोधी जो है बहलोल शाह गाजी की उपाधि से किस सिंहासन पर बैठा? तो दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है। दिल्ली पर जो है प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है, यानी कि ये जो है अफगानिस्तान के रहने वाले थे ये, ठीक है, अफगानिस्तान के। बहुत सारे इसमें अरबी थे, बहुत सारे तुर्की थे, ठीक है। और अब जो है अफगानिस्तान के रहने वाले ये लोधी वंश जो है अफगानिस्तान से संबंधित था, ठीक है, यानी कि ये अफगानिस्तान से आए हुए थे। तो अब इनका जो है तो बहलोल लोधी जो है, देख सवाल यहाँ पर देख लीजिए, सवाल नहीं पहले समझ लीजिए। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना, सवाल पूछेगा कि दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किसने की थी? तब बहलोल लोधी को दिया जाता है, किसने किया था। और अफगान में कौन आ जाएगा? शेर शाह सूरी भी आ जाएगा। शेर शाह सूरी के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे ना, वो भी अफगान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का क्या करवाया? तो प्रचलन करवाया। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। वो अपने सरदारों को किसको क्या कहकर पुकारता था? तो मकसद ए अली। तो बहलोल लोधी अपने सरदारों को क्या कहकर पुकारता था? तो मकसद ए अली कहकर पुकारता था। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर भी स्वयं भी खड़ा रहता था। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खान 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। बहलोल लोधी का पुत्र जो है कौन था? तो आपका निजाम खान था। बहलोल लोधी का पुत्र कौन था? निजाम खान था। 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, यानी कि बहलोल लोधी का पुत्र कौन था? निजाम खान था। ये किसकी उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा? तो सुल्तान सिकंदर शाह की, यानी कि निजाम खान जो है सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। कब? 17 जुलाई 1489 ईस्वी में। सवाल यहाँ पर करते रहिए। बहलोल लोधी का पुत्र कौन था? तो निजाम खान था। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खान किसकी उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा? तो सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। 1504 ईस्वी में जो है सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। तो सवाल है कि 1504 ईस्वी में किसने जो है आगरा शहर की स्थापना की थी? तो सिकंदर लोधी ने की। फिर से सवाल है कि 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने किस शहर की स्थापना की थी? आगरा शहर की स्थापना की। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमि के मापन के लिए प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोधी ने किया। यानी कि भूमि के माप के लिए, क्या किया कि प्रमाणिक पैमाना बनाया। यानी कि भूमि का जो माप है ना, भाप मापने का, मापा जाता था। तो भूमि के माप के लिए जो है प्रमाणिक पैमाना बनाया किसने? तो सिकंदर लोधी ने ही बनाया। किसके नाम से? तो गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोधी ने किया। यानी कि गजे सिकंदरी का जो है प्रचलन किसने किया? तो सिकंदर लोधी ने किया। तो सवाल है कि गजे सिकंदरी का प्रचलन किसने किया? तो सिकंदर लोधी ने किया। किसके लिए? तो भूमि के माप के लिए प्रमाणिक पैमाना बनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुलरुखी शीर्षक फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी था। यानी कि गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी था। यानी कि ये आपका राइटर भी था, कविताएं भी लिखता था, कवि कवि भी था। तो सवाल है कि गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं कौन लिखता था?
तो सुल्तान सिकंदर शाह लोधी लिखता था। यानी कि फिर से सवाल है कि सुल्तान सिकंदर शाह लोधी किस भाषा में कविताएं लिखता था? तो फारसी भाषा में कविताएं लिखता था। और कौन सा कविता? तो गुलरुखी। तो सवाल है कि गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? तो सिकंदर लोधी था। फिर से आगे बढ़िए। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। सिकंदर लोधी जो है आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया, और इसी ने जो है सिकंदर लोधी ही आपका जो है आगरा शहर की स्थापना किया था 1504 ईस्वी में। और क्या किया? उसको जो है नई राजधानी बनाया। कौन? तो सिकंदर लोधी ने। किसको? तो आगरा शहर को। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंग सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। या फिर देखिए यहाँ पर जो है आयुर्वेद ग्रंथ है जिसका जो है फारसी भाषा में क्या किया? अनुवाद कराया है। कौन? तो सिकंदर लोधी। किसके में क्या नाम है उसका? फरहंग सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ है। अब जो फरहंग सिकंदरी कोई पढ़ेगा, ठीक है, वो कहेगा कि हमारे धर्म में जो है आयुर्वेद का खोज हुआ था, हमने खोज किया था, हमारा धर्म इतना आगे। कहाँ से है? कहाँ से? पढ़ो, इतिहास से पढ़ो। सब का सब संस्कृत ग्रंथ है, सबको अनुवाद किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ था। संस्कृत का जो है एक आयुर्वेद ग्रंथ था, उसी का क्या किया गया है? तो फारसी भाषा में फरहंग सिकंदरी के नाम से अनुवाद किया गया है, या अनुवाद कराया गया है। इसने अनुवाद कराया था। कौन? तो सिकंदर लोधी। उसी के आदेश पर हुआ है। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़े को कसाईयों के मांस तौलने के लिए दे दिया था। इसने जो है नगरकोट के, यानी कि यही जो कांगड़ा में जो ज्वाला मंदिर मुख्य मंदिर था। अब सवाल यहाँ पर देखते जाइए कैसे यहाँ पर बनेगा, किस तरह से सवाल आपका सवाल। इसने जो है नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़े को कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए दे दिया था। इतना हरामी था ये सब। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी कट्टर लोग हैं ना, कट्टर, ये जाहिल लोग, ये जाहिल लोगों के लिए मेरा चैनल नहीं है। जाहिलियत फैलाने के लिए मेरा चैनल नहीं है। ये ज्वालामुखी मंदिर को ये कौन है? सिकंदर लोधी। ये मंदिर को तोड़वा देता है और उसको मंदिर को तोड़वाता है, मूर्ति को तोड़वाता है। अब मूर्ति को तोड़वा कर उससे जो है टुकड़ा टुकड़ा करवा कर कसाईयों को दे दिया था। जो मांस काटते हैं ना कसाई, उनको दे दिया था, यानी कि तौलने के लिए। यानी कि एक तरफ से वो टुकड़ा रखेंगे और एक तरफ से मांस, यानी हिंदुओं को दिखाने के लिए, देखो तुम्हारे क्या औकात है, तुम्हारे क्या हैसियत है, तुम्हारी जो देवता है देवी है उनको जन उनको कोई स्थिति नहीं है उसको। अच्छा हुआ कि तुम्हारा जो है वो जिसको तुम अल्लाह ताला करते हो ना वो दिखता नहीं है, नहीं तो तुम्हारे अल्लाह ताला को क्या किया तो समझ में आएगा। इस तरह से कटरता नहीं होना चाहिए। तुम करो तो ठीक है, बाकी लोग करे तो ठीक। एक विदेश में कोई था, कोई कोई रचनाकार था। उसमें जो है उसमें जो वो ये जो इनके जो भी है उसका मतलब फिगर बना दिया था, चित्र बना दिया था, तो फतवा जारी किए थे, जिहाद कर दिए थे उसको, जो मतलब मार दिए थे। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ भी मत बोलो। ये जो भी करते हैं सही है, इसके अलावा बाकी जो धर्म है वो कुछ भी नहीं है। जिस तरह से म्यांमार से में ये लोग नौटंकी कर रहे थे, वहाँ का बहुत इनको मना रहे थे म्यांमार में, तो क्या हुआ कि ये नहीं मान रहे थे। वहाँ पर गाय को काट रहे थे, और गाय को काटना जो है बौद्ध धर्म में अलाउ नहीं है। बस वहाँ का बौद्ध जो है गुस्सा हो गए और उसको हथियार उठाकर जब मारना काटना शुरू किया तो लगे भागने ये लोग। इसलिए ज़्यादा कोई भी किसी चीज़ की ज़्यादा अति हो जाएगी ना, सामने वाला उतना ही बर्दाश्त करेगा जितना बर्दाश्त होने की क्षमता करना चाहिए। और उसको जब पानी जो सर से जब बाहर बहना शुरू करता है ना, तो उसके बाद क्या होता है, तो सारा जो कटरता सारे कटरता निकल जाएगा, सारी कटरता जो है निकल जाएगा। तो देखिए टुकड़ा जो है मूर्ति को तुड़वा दिया और टुकड़ा कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए दे दिया था। ये कितना मतलब समझिएगा क्या था, क्या बोले इसको। इसको यहाँ पर नहीं बोल सकते हैं, दूसरा चैनल होता ना तो इस पर तो इसको तो इतना हम होता कि यही समय। चलिए और देखिए ये जो नगरकोट का मंदिर है, नगरकोट का मंदिर, इसके पहले जो है इसके पहले नगरकोट यानी कि कांगड़ा में जो वर्तमान कांगड़ा है, तो ज्वालामुखी मंदिर है, इसमें इसके पहले जो फिरोज तुगलक जो है क्या किया था, अभियान किया था, 1300 कुछ में किया था अभियान। और वहाँ से 1300 कुछ ग्रंथें जो है मिले थे, उनका जो है अनुवाद कराया था। कितने में? 300 ग्रंथों में, 300 मतलब 1300 ग्रंथ मिले थे, उनमें से 300 ग्रंथों का जो है अनुवाद कराया है भारतीय भाषा में। कौन? तो फिरोज तुगलक। वही जो है ज्वालामुखी मंदिर है, वही ज्वालामुखी मंदिर है जिसका जो है
आपका जो है मंदिर में ये क्या करता है, तोड़वाता है, मूर्ति को तोड़वाता है और उसका टुकड़ा करवा कर जो है मूर्ति को और कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए दे दिया था ये सिकंदर लोधी। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों को मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसने जो मुसलमानों को ताजिया निकालने, मुसलमान स्त्रियों को पीरों और तथा संतों को मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। यार तुम्हारा धर्म तुम कुछ भी करो, उससे किसी को कुछ लेना देना नहीं है। दूसरे का धर्म में उंगली नहीं करना चाहिए। तुम्हारा धर्म है तजिया मत निकालो, चाहे मत जाओ, चाहे मत मानो, चाहे जो मर्जी सो करो। तुम्हारा धर्म है, जो मर्जी सो करो ना, कौन रोका है। लेकिन दूसरे के धर्म में उंगली करने का अधिकार नहीं दिया गया। जब तुम दूसरे के धर्म में उंगली करोगे, दूसरा वाला भी जब उंगली करने करेगा ना, तो फटना नहीं चाहिए। यही तजिया निकालने, पीरों तथा संतों को मजार पर जाने पर क्या किया गया, क्या किया, प्रतिबंध लगाया। जो मर्जी सो करो, तुम्हारा धर्म तुम जानो। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। अच्छा हुआ, ये जिस दिन बना था उस दिन मर जाता तो अच्छा होता। चलिए आगे बढ़े। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी जो है की मृत्यु जो है 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन में बैठा। इसी दिन जो है इसका पुत्र जो है इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। संभवतः दिल्ली के सुल्तानों में सिकंदर लोधी प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं का त्यौहार हो मुख्यतः होली में भाग लेता था। अब देखिए ये एक मतलब किस तरह का दिमाग वाला है, किस कैरेक्टर कैसा है इसमें। ये दिल्ली के सुल्तानों में पहला ऐसा सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों में भाग लिया था। यानी कि किसमें, तो होली में भाग लेता था। होली में इसको मजा आता था, रंग लगाता होता था, पकड़ता हुआ और कुछ पता नहीं क्या क्या करता होगा। हिंदुओं का त्यौहार होली में भाग कौन लिया था, तो यही सिकंदर लोधी लिया था। और ये दिल्ली का पहला सुल्तान था, यानी प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं का त्यौहार यानी कि होली में भाग लेता था। होली में भाग लेता था और मंदिरों को तोड़वाता था, तोड़ाकर मूर्ति तोड़ाकर कसाईयों को दे देता था तोड़ने के लिए। क्या नौटंकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट, दिल्ली के मोट मस्जिद सिकंदर लोधी के प्रधानमंत्री वजीर मियाँ भोइया ने 1505 में बनवाई थी। अभी जो है केरला स्टोरी 2 फिल्म आई है, केरला स्टोरी पहले आई थी, केरला स्टोरी 2 आई है, जाकर देखिए क्या होता क्या नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें सच्चाई है भाई साहब। पूरी दुनिया में जहाँ जाते हैं यहाँ पर अब जो है ना धीरे धीरे जो है ना वहाँ पर कब्जा शुरू कर देते हैं। ब्रिटेन में जाकर देखिए, ब्रिटेन हो गई, यूरोप में जाकर देखिए पूरी तरफ से फैल गए हैं। पाकिस्तान से जाकर वहाँ पर जाकर कटोरा लेकर भीख मांगते हैं, वहाँ पर जिहाद करते हैं, ये सब करते हैं, मेरा काम है। तो वहाँ पर यूरोपियन लड़की जो है बचने के लिए इनसे सुअर लेकर घूमती है, सुअर लेकर। ऐसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की मोट मस्जिद सिकंदर लोधी के प्रधानमंत्री वजीर मियाँ भोइया ने 1505 में बनवाई थी। दिल्ली की मोट मस्जिद किसने बनवाया था, तो सिकंदर का प्रधानमंत्री कौन था, तो मियाँ भोइया था जिसने 1505 में बनवाई थी। तो सवाल है कि दिल्ली की मोट मस्जिद सिकंदर लोधी के प्रधानमंत्री या वजीर मियाँ भोइया ने 1505 ईस्वी में बनवाई थी। सवाल है कि मियाँ भोइया ने 1505 में क्या बनवाया था, तो दिल्ली की मोट मस्जिद बनवाया था। ये किसका प्रधानमंत्री था, तो सिकंदर लोधी का प्रधानमंत्री था या वजीर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी बाबर से हार गया। इस युद्ध में वह मारा गया। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध होता है जिसमें इब्राहिम लोधी जो है बाबर से हार गया और इस युद्ध में वह मारा गया। सवाल है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। इसके किसके बीच हुआ था, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें कौन मारा गया, तो इब्राहिम लोधी मारा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोधी एवं इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खान ने दिया था। बाबर को जो है बाबर झाबर जो था, इसको जो है भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था कौन, तो पंजाब का एक शासक था दौलत खान लोधी। अब इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खान ने दिया था। ये लोग निमंत्रण दिए थे, ये लोग अपना फायदा सोच कर दिए थे। यहाँ पर ध्यान से सुनिए, अपना फायदा कि बाबर आएगा, ये जो है इब्राहिम लोधी को मतलब मार देगा, ठीक है, ख़त्म कर देगा। उसके बाद से यहाँ से जो लूटना होगा लूटेगा और वापस चला जाएगा। उसके बाद से हम लोग जो है यहाँ पर क्या करेंगे, तो राज करेंगे, हम लोग शासन करेंगे। बाबर आया भी, युद्ध किया भी, इब्राहिम लोधी को पराजित करके मारा भी, और उसके बाद क्या किया, लूटा और यहीं पर बस गया, ठीक है।
यानी कि यहीं पर बस गया, मुगल वंश की स्थापना कर दिया। अब इनकी हालत खराब, इन लोगों को भी छोड़ा नहीं। ये दौलत खान लोधी और ये इब्राहिम लोधी चाचा आलम खान, इन लोगों को कहाँ छोड़ा, इन लोगों को भी नहीं छोड़ा, कहानी खत्म। तो कई बार जो है ना महंगा पड़ जाता है, ज़्यादा लालच जो है ना बुरी बला होती है, महंगा पड़ गया। ये लोग अपने फायदे के लिए सोच कर बुलाए थे। ये सोचा था कि आएगा लड़ेगा और लड़का जो है लूटेगा फटेगा मारेगा और चला जाएगा, वो गया ही नहीं, यहीं पे बस गया, यहीं पर मुगल वंश की स्थापना कर दिया। लेने के देने पड़ गए इन लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सवाल है कि बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण किसने दिया था? तो पंजाब का शासक कौन था? दौलत खान लोधी। और इब्राहिम लोधी का चाचा कौन था? आलम खां ने दिया था। ये जो चाचा था इब्राहिम लोधी का चाचा, ये भी वैसे ही था, ये भी मतलब दुष्ट था। और ये क्या किया कि सोचा कि भतीजा शासन कर रहा है और मैं शासन नहीं कर रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है। बस इसका चाचा इब्राहिम लोधी का चाचा बुला लिया, बाबर को निमंत्रण दिया कि आइए आक्रमण कीजिए। बस आया तो सही बाबर, युद्ध किया, जीता भी और मुगल वंश की स्थापना कर दिया। चाचा गाचा खा गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। यानी सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था क्या थी, यानी दिल्ली सल्तनत में जो है शासन व्यवस्था क्या थी उसके बारे में जानते हैं। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान था। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया कौन था? तो सुल्तान था। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया कौन था? तो सुल्तान था। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए। यानी कि बलबन जो था, बलबन और अलाउद्दीन के समय जो है अमीर क्या हो गए? प्रभावहीन हो गए। जो अमीर जो है ना, अमीर क्या करते थे, जो है ना जिसको चाहते थे उसको बनाते थे, जिसको चाहते थे उतार देते थे सफा से। ठीक है, इतना दबदबा था अमीरों का। लेकिन ये बलबन अलाउद्दीन क्या किया कि अमीरों का सारा जो है ना कहानी खत्म कर दी है, यानी प्रभावहीन हो गए। अमीरों की कोई जो है ना ताकत नहीं रह गई, इनकी ताकत ही खत्म कर दी इन दोनों ने कि न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। ये जो जिसको चाहते थे उसको जो है क्या करते थे, कुछ सत्ता पर बैठाते थे, जब मर्जी उतार देते थे। ठीक है, जब मन किया तब खेला, जब मन किया तब तोड़ दिया, यानी कि खिलौना की तरह अमीर। तो ये बोला कि अच्छा रुको हम बताते हैं। अमीरों को जो है कहानी उल्टा पुल्टा कर दिया, इनको प्रभावहीन बना दिए, इनकी सारी शक्ति जो है खत्म कर दी है। कौन? बलबन और अलाउद्दीन खिलजी। अमीरों का महत्व चरम उत्कर्ष था लोधी वंश के शासनकाल में। यानी कि लोधी वंश के शासनकाल में जो है अमीरों का महत्व जो है चरम उत्कर्ष था, यानी कि बहुत ऊपर था। यानी कि जो कहते थे लोधी वंश में यही होता था। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत कहा गया। यानी कि सल्तनत काल में जो है मंत्री परिषद को क्या कहा गया है? मजलिस ए खलवत कहा गया है। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत कहा गया है। सवाल है कि सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा गया है? तो मजलिस ए खलवत कहा गया है। मजलिस ए खास में मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी, और मजलिस ए खास जो स्थान था उसी स्थान में उसी जगह पर जो है मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। बार ए खास जो क्या है, इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रसोइयों को बुलाता था। बार ए खास में जो है सुल्तान सभी दरबारियों को, खानों को, अमीरों को, मालिकों को और अन्य रईसों को बुलाता था। बार ए आजम क्या था? बार ए आजम जो है सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। बार ए आजम सुल्तान जो है राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। सल्तनत काल में दीवान रियासत धार्मिक मामलों, पवित्र स्थानों तथा योग्य विद्वानों तथा धर्मपरायण लोगों को वजीफा देता था। सल्तनत काल में दीवान रियासत धार्मिक मामलों, पवित्र स्थानों तथा योग्य विद्वानों और धर्मपरायण लोगों को वजीफा देता था। इसका अध्यक्ष प्रमुख सदर होता था। इसका अध्यक्ष जो है प्रमुख सदर होता था। इसका अध्यक्ष प्रमुख सदर होता था, जो साधारणतः प्रधान काजी होता था। यह न्याय विभाग का भी अध्यक्ष होता था। दीवान इंसा नामक विभाग राज्य के पत्राचार से संबंध रखता था। दीवान इंसा जो है नामक जो है विभाग राज्य के पत्राचार से संबंध रखता था। मंत्री एवं उससे संबंधित विभाग। वजीर यानी प्रधानमंत्री, वजीर मतलब प्रधानमंत्री, राजस्व विभाग का प्रमुख। वजीर यानी प्रधानमंत्री, राजस्व विभाग का प्रमुख। मुशरिफ ए मुमालिक महालेखाकार, मुशरिफ ए मुमालिक यानी महालेखाकार, प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त
आय एवं व्यय का लेखा जोखा, प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा। मजमू मजमू आदर मजमू आदर उधार दिए गए धन का हिसाब रखना है, उधार दिए गए धन का हिसाब रखना है। खजीन जो है कोषाध्यक्ष, खजीन जो है कोषाध्यक्ष। आरिज मुमालिक, आरिज मुमालिक जो है दीवानी अर्ध अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख। आरिज मुमालिक जो है दीवानी अर्ध है अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख है। सत्र उस सुदूर धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख, सत्र उस सुदूर जो है धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख। काजी उल कजात, काजी उल कजात जो है सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी, काजी उल कजात जो है सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। बरीद मुमालिक जो है गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी, बरीद मुमालिक जो है गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। वकील ए दर जो है सुल्तान के व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल, वकील ए दर जो है सुल्तान के व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल। दीवान खैरात जो है दान विभाग, दीवान खैरात जो है दान विभाग का होता था। दीवान बंदगान दास विभाग, दीवान बंदगान जो है दास विभाग। दीवान इस्तिहाक जो है पेंशन विभाग, दीवान इस्तिहाक पेंशन विभाग, दीवान इस्तिहाक जो है पेंशन विभाग। दीवान बंदगान दास विभाग, दीवान खैरात दान विभाग। वकील दर सुल्तान के व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल। बरीद मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी। काजी उल कजात सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। सद्र उस सुदूर धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख। आरिज मुमालिक जो है दीवान एवं अर्ध एसोसिएशन विभाग का प्रमुख। खजीन जो है कोषाध्यक्ष है। मज मु आदर जो है उधार दिए गए धन का हिसाब रखना। मुशरिफ ए मुमालिक जो है महालेखाकार, प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा। वजीर यानी प्रधानमंत्री राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। तो चलिए जो है आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल। समाप्त हो जाएगा दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत जो है कल समाप्त हो जाएगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए अपने दोस्त को। तो आपका दोस्त अब आपसे इजाज़त मांगता है। अपना ख्याल रखिए, अपना माता पिता परिवार, अपने समाज, अपने देश, सबसे ख्याल रखिए। अपने माता पिता परिवार समाज अपने देश से प्यार कीजिए। लाइफ में आगे बढ़िए, सफल होइए, सफलता की प्राप्ति कीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। जय हिंद, जय भारत। हाँ सॉरी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो आपके काम का है। जैसे कि दिल्ली सल्तनत में जो भी राजवंश है उसको याद रखने का तरीका है, उसको याद रखने का तरीका ट्रिक है। देख लीजिए ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है इसको देख लीजिए। ट्रिक है आपका गुलाब खिला तो सब लो, गुलाब खिला तो सब लो, ये याद रखिएगा। यानी कि दिल्ली सल्तनत में जो राजवंश है ना, क्रम से उन्हीं के ट्रिक है, उन्हीं को याद करने का ट्रिक है। पूछेगा कि कौन सा, मतलब मिलान करने के लिए किस वंश के बाद कौन सा था, ऐसे बहुत सारे मिलान करने वाला भी आता है सवाल, और आपका जो है क्रम से भी आता है। तो जैसे कि सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में कौन सा वंश था, तो आपका गुलाम वंश था। तो गुलाब से गुलाम वंश हो गया, गुलाम वंश या ममलूक वंश जिसको बोला जाता है। तो गुलाम वंश हो गया, सबसे पहले गुलाम वंश था। कुतुबुद्दीन ऐबक उसका क्या था, संस्थापक था। तो गुलाम वंश, तो गुलाब से गुलाम वंश याद रखिएगा, गुलाब से गुलाम वंश। खिला से खिलजी वंश, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश था, खिलजी वंश जिसमें अलाउद्दीन खिलजी था। तो गुलाब खिला यानी कि गुलाम वंश, खिलजी वंश। तो से तुगलक वंश हो गया, तो से हो गया आपका तुगलक वंश, तो से तुगलक वंश याद रखिएगा, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक ऐसे शासक थे। तो इनको याद रखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक ये सब थे। तो तुगलक वंश, उसके बाद से तीसरा तुगलक वंश था। चौथा जो सब लोग, सबसे क्या था, सबसे आप हो जाएगा सैयद वंश। चौथा जो है सैयद वंश था, चौथा सैयद वंश, ठीक है। उसके बाद से लो से लोधी वंश था, लोधी वंश, पांचवा लोधी वंश था, ठीक है। तो पहला जो है गुलाम वंश था, दूसरा आपको खिलजी वंश था, तीसरा तुगलक वंश था, चौथा सैयद वंश था, पांचवा लोधी वंश था। तो गुलाब से गुलाम वंश, खिला से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सब से जो है सैयद वंश, लो से लोधी वंश। यानी कि गुलाब खिला तो सब लो, गुलाब खिला तो सब लो, ये ट्रिक है, इस पर याद रखिएगा। ये याद रखिएगा तो आप जो मिलान करने वाला या क्रम से जो भी आ जाएगा, आप जो है उसको सवाल का जो है जवाब दे पाइएगा, आप गलत नहीं कर पाइएगा। ये ट्रिक है, या आप अपने से खुद से ट्रिक बना सकते हैं जो आपके लिए याद करने में आसानी हो। तो ये ट्रिक था जो मैंने आपको बता दिया। चलिए मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। मैं आपका दोस्त हूँ, मैं कोई टीचर नहीं, ना ही मुझे कोई टीचर बनने का शौक़ है, ना ही मुझे कोर्स बेचने का शौक़ है। मैं फ्री में पढ़ाऊँगा, हमेशा फ्री में ही पढ़ाऊँगा, और मेरा कोई एप्लीकेशन नहीं आएगा।
ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन आ गया और मैं आपसे कहूँ कि आप मेरा जो है एप्लीकेशन पर आइए और मेरा जो है कोर्स कर दीजिए। लुसेंट को कोर्स में बेचते हैं लोग, कोई 99 रुपये में, कोई 50 रुपये में, कोई 20 रुपये में, ऐसे जो है कोर्स बेच रहे हैं। तो मैं कोर्स बेचने के लिए नहीं आया हूँ, ना ही मुझे कोई शौक है। मैं फ्री में पढ़ाने के लिए आया हूँ और फ्री में पढ़ाऊँगा। तो बहुत सारे लोग जो है इस तरह से नहीं पढ़ाते हैं। वो बस आएँगे, जैसे बच्चे जो है ना, छोटे बच्चे रीडिंग करते हैं किताब, वैसे रीडिंग करके चले जाएँगे। एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 2 बार करके चले जाएँगे। बहुत सारे यूट्यूब पर है चैनल, बस 2 बार पढ़ते हैं, चले जाते हैं। मैं उस तरह से नहीं पढ़ता हूँ, ना पढ़ाता हूँ। इसलिए मुझे जो है 2 पेज पढ़ाने में, 1 पेज पढ़ाने में, कभी-कभी 1 पेज पढ़ाने में 1 घंटा लग जाता है। कभी-कभी मतलब जो है आपका 2 पेज पढ़ाने में 1 घंटा, डेढ़ घंटा लगता है। तो मतलब वो लोग 1 पेज पढ़ाने में 10 से 12 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। यानी वो सिर्फ़ ख़त्म करने के लिए आए हैं। यानी कि कोर्स ख़त्म हो जाए, बाकी चीज़ सिलेक्शन हो आपका, ना हो, याद हो, ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है? तो मैं उस तरह से नहीं पढ़ाता हूँ। पहले पढ़ता हूँ, उसके बाद से क्या करते हैं, पढ़ने के बाद फिर से रिपीट करता हूँ। उसके बाद से अगर याद करने वाला फैक्ट है डायरेक्ट, तो उसको याद मतलब 2-3 बार रिपीट करता हूँ ताकि याद हो जाए। और अगर फैक्ट नहीं है, समझने वाला है, तो समझाता हूँ। अगर करंट अफेयर्स या समाज में जो भी चीज़ हो रहा है, जो भी घटनाएँ हो रही है, उससे संबंधित है, रिलेटेड है, तो उसको समझाता भी हूँ। और समझाने के बाद अंत में 360 डिग्री एमसीक्यू कराता हूँ, ताकि एग्जाम में एमसीक्यू ही पूछा जाता है। यानी कि 4 चरणों में मैं काम करता हूँ। और रही बात जहाँ ट्रिक की ज़रूरत होती है, वहाँ पर ट्रिक भी बताता हूँ आपको, ट्रिक बताते जाता हूँ। तो जहाँ-जहाँ ट्रिक है, वहाँ-वहाँ मैं ट्रिक बताते जाता हूँ। तो इस तरह से मैं पढ़ाता हूँ, पूरा तोड़-तोड़ कर। तो इस तरह से पूरे यूट्यूब पर जो है कोई भी नहीं पढ़ाता है। तो चलिए, मैं आपको फ्री में पढ़ाने के लिए आया हूँ, फ्री में पढ़ाऊँगा। मुझे कोर्स बेचने का कोई शौक नहीं है और ना ही मैं उस काम के लिए आया हूँ, ना ही मैं कोई टीचर हूँ, ना ही कोई प्रोफेसर हूँ। क्योंकि टीचर और प्रोफेसर का मतलब जो है ना, गुरु का मतलब आज के समय में कोई गुरु नहीं है। सब धंधा कर रहा है, सब बिज़नेस करने के लिए लोग हैं। तो मैं आपका दोस्त हूँ, जिस तरह से आपका दोस्त होता है उसी तरह से। और दोस्त जो है धंधा नहीं करता है। मैं आपसे धंधा करने के लिए नहीं आया। ठीक है? तो धंधा जो करने हैं, जिनको कोर्स बेचना है, वो कोर्स बेच रहे हैं, धंधा बना रहे हैं, उनका काम है। जैसे प्राइवेट स्कूल धंधा बना रहे हैं, पढ़ाई कम, सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ना धंधा हो रहा है। मेरे घर के आस-पास सिर्फ़ 5 किलोमीटर के अंदर में कम से कम आपका 40 से 50 स्कूल खुल चुका है। मेरे समय में, जिस समय मैं छोटा था, उस समय मात्र मुश्किल से 2 स्कूल था 5 किलोमीटर के रेडियस में। और अब जो है 5 किलोमीटर रेडियस में 2026 का समय में 50 स्कूल, मतलब 40 से 50 स्कूल हो गया है। अभी और भी स्कूल खुल रहा है और उसमें पढ़ाने वाला टीचर कोई ढंग का नहीं है। बस सिर्फ़ स्कूल बैग खरीद लीजिए, किताबें खरीद लीजिए, महँगी-महँगी किताबें, स्कूल ड्रेस, ये पैसा, वो पैसा, सिर्फ़ पैसा जो है ना, जो है माता-पिता हैं, ब माता-पिता से, यानी कि जो बच्चे हैं उनके माता-पिता से सिर्फ़ पैसा जो धंधा किया जा रहा है, लूटा जा रहा है। ठीक है? किसी स्कूल में उस तरह का टीचर नहीं है। अब पहले के समय में 10th क्लास में भी बच्चे जो हैं, पहले के समय में आप लोग अपने माता-पिता से पूछिएगा, जो है 1980-90 में जो पढ़े होंगे उनसे, उस समय 10th क्लास में भी लोग कोचिंग नहीं करते थे। स्कूल की पढ़ाई से ही 10th क्लास का बोर्ड का एग्ज़ाम दे देते थे। उसके बाद धीरे-धीरे 10th क्लास में पढ़ना शुरू हुआ है, उसके बाद से 9th में, धीरे-धीरे करते-करते अब तो आज तो बच्चे जो है छोटे-छोटे बच्चे स्कूल भी जाते हैं और स्कूल से आने के बाद भी कोचिंग भी जाते हैं। बस अगर आप आइए तो आप पढ़ाइए। तो इतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती है, बस और बस सिर्फ़ पैसा ले रहे हैं स्कूल वाले, बस टाइम पास हो रहा है। समझ गए? तो मेरा वो काम नहीं है, मुझे कोर्स नहीं बेचना है, मुझे धंधा नहीं बनाना है। मैं धंधा करने वाला इंसान नहीं हूँ, शिक्षा को धंधा बनाने वाला, व्यापार बनाने वाला नहीं हूँ। जैसे वेश्या होती है ना, धंधा करती है, वो तो मजबूरी में करती है, पेट पालने के लिए करती है। ये लोग तो पूरा का पूरा धंधा बना दिए हैं। तो मैं धंधा बनाने के लिए नहीं आया हूँ। तो चलिए मिलते हैं। मैं आप लोगों को दोस्त मानता हूँ और आप सभी मेरे दोस्त हैं। मैं आप सबको अपने दोस्त समझता हूँ, इसलिए मैं जो है पूरा तोड़-तोड़ कर बताता हूँ, पूरा तोड़-तोड़ कर समझाता हूँ, एक दोस्त होने के नाते, कि आप जो है पूरा जो है तोड़-तोड़ कर मैं पढ़ाता हूँ, ताकि आप एक-एक चीज़ को जो समझते जाएँ। समझ गए? नहीं तो टीचर होता तो मैं भी बस शॉर्टकट में पढ़ाता, निकल लेता। तो मैं शॉर्टकट में पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं आपका दोस्त हूँ। मैं आपको दोस्त की तरह समझता हूँ और पढ़ाने के पीछे और भी मकसद है, जो मैं अपने बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ। वहाँ पर आप सुने, मैं क्यों पढ़ाता हूँ। एक स्टूडेंट के पास जो पैसे होते हैं, उसके माता-पिता के होते हैं। ठीक है? अगर वो तैयारी करता है 5 साल में, मतलब तैयारी में अगर मान लीजिए हमसे तैयारी किया नहीं हुआ, 5 साल में अगर किसी भी शहर में रहता है, कोर्स करता है, कम से कम 5 साल में 5 लाख रुपया हो गया। किसी भी शहर में रहता है तो महीने के 8,000, 9,000, 10,000 जोड़ लीजिए। आना, खाना, पीना, रहना, उसके बाद से कपड़े लत्ते, ये वो घूमना, सारी चीज़ें होती है। महीने का मतलब साल का 1 लाख, साल का 1 लाख यानी कि 5 साल में 5 लाख। 5 साल में अगर उसका जॉब नहीं हुआ, उसके परिवार में स्थिति खराब हो गई, किसी को कुछ हो गया, उसके माता-पिता या किसी को जो भी पैसे देने वाले उनको कुछ तबीयत खराब हो, कुछ हो गया, तो
जब उस पर जो जिम्मेदारी जब उस पर आती है तो बेचारा फंस जाता है, प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसलिए जो है उसके बाद मान लीजिए 5 साल में जॉब नहीं हुआ और वो बिजनेस करना चाहता है, तो बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा है ही नहीं, मिडिल वर्ग का है, कोई अंबानी अडानी के घर का तो है नहीं, तो पैसा है ही नहीं बिजनेस के लिए, नौकरी हुआ नहीं और बिजनेस करने के लिए पैसा है नहीं, तो जाएगा कहाँ? वही 10,000 15,000 पर कहीं कहीं जाएगा, ठोकरे खाएगा, जॉब करेगा। पढ़ा लिखा है फिर भी 10,000 12,000 पर नौकरी कर रहा है। आज के युवाओं को देख लीजिए, पढ़े लिखे हैं, पीजी पास है, कोई ग्रेजुएट है, कोई कुछ है, ठीक है, 10,000 12,000 15,000 पर नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्यों? मजबूरी में। पैसा होता तो बिजनेस कर लेते हैं। तो इसलिए मैं इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि आप लोग फ्री में पढ़िए, आप अपना पैसा बचाइए, पैसा। मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं, नौकरी होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, एकदम अच्छी बात है। अगर नहीं हुआ तो आपके पास बैकअप पढ़ाने के लिए पैसा होना चाहिए ना, कि हाँ भाई नहीं हुआ कोई बात नहीं, मेरे पास पैसे हैं, मैं बिजनेस कर लेता हूँ, बिजनेस कर लेगा, छोटा मोटा बिजनेस कर लेगा, जिससे उसका जीवन चलेगा, उसके परिवार का जीवन चलेगा। नहीं तो वही 10,000 12,000 का चलेगा नहीं, मेरा जैसे तैसे ज़िंदगी कटेगी। मेरा मकसद यही है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ समाज में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। अभी सुप्रीम कोर्ट के जज जो है ना, बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच बोले हैं, कॉकरोच। देखिए क्या मानसिकता है। कलयुग में कहा गया, लिखा गया कि जितने भी नेता होंगे, अधिकारी होंगे, जितने भी जज होंगे, जितने भी सब होंगे, सब के सब लोग क्या होना समझ ही रहे हैं। यूट्यूब पर सर्च मारिए पुलिस वाले के बारे में, तो वहाँ पर सिर्फ गालियाँ ही मिलती है, मैं देखता हूँ। और वहीं इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और सेना के हमारे जवान, उनके लिए जो ना लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं, क्योंकि वो अपने काम सही ईमानदारी से करते हैं, अपने सर पर कफन बांध कर जो है ना आपके लिए दिन रात जो बॉर्डर पर खड़े हैं, तभी हम लोग आज चैन की नींद सो पाते हैं, चैन से रह पाते हैं। वो लोग अपने काम तो सही से करते हैं, लेकिन अंदर जो है ये जो विभाग वाले पुलिस वाले जितने भी है, सब पूरा का पूरा लूट रहा है। एक एक समझिए कि दरोगा है, चाहे जो भी है, 10 लाख 15 लाख ऐसे कमा रहा है। सैलरी छोड़िए ना, कितना कमा रहा है। अभी एक कोई है आपका दरोगा है, 100 करोड़ कमाया है, 100 करोड़ कमाया है, 100 करोड़। अभी एक IAS ऑफिसर को जो है राष्ट्रपति जी जो है ना उसको हटा दिया, राष्ट्रपति हटाइए, राष्ट्रपति मुर्मू जी हटा दीजिए, अभी न्यूज में देखिए। तो आप अपने आप से पूछिए इस देश में कितने अधिकारी जो ईमानदार हैं, एकदम ईमानदार है, कितने नेता जो ईमानदार है। आपके गांव का मुखिया देख लीजिए यार, आपके गांव का मुखिया देख लीजिए, वार्ड देख लीजिए, जिला परिषद सांसद देखिए, विधायक देखिए, कितने ईमानदार हैं लोग। या फिर और विभाग में कहीं भी जाइए, बिना घूस का कोई भी काम नहीं होता है, बिना घूस का कोई काम हो ही नहीं रहा है, आप देख ही रहे हैं। तो इसलिए पैसा मैं फ्री में इसलिए पढ़ाना चाहता हूँ और इसलिए पढ़ा रहा हूँ। और मेरा मकसद इसलिए है ताकि जो स्टूडेंट है, जो बेरोजगार है, और मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, तैयारी कीजिए, नौकरी हो गया, बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ज़िंदगी है, जीने के लिए, खाने पीने रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो आपके पास पैसा होगा तभी तो आप बिजनेस कीजिएगा, कुछ कीजिएगा, नहीं हो तो क्या कीजिएगा? दर दर की ठोकरें खाना पड़ेगा, ठीक है। पढ़े लिखे लोग जो है ना सड़कों पर घूम रहे हैं, आपको ठोकरें खा रहे हैं नौकरी के लिए, ठीक है। तो और CGI जो है, सुप्रीम कोर्ट का जज बोले हैं कॉकरोच है, बेरोजगार जो है कॉकरोच है। भाई तुम CGI बन गए, तुमको नौकरी हो गया, तुम न्यायाधीश बन गए, तुम्हारे पास सारी सुविधाएं मिल गया, तुम्हें पैसा मिलता है सरकार की तरफ से, सरकार पैसे अपने घर पर देती है। तो जो भी हम आम लोग हैं, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो भी टैक्स देते हैं, उसी पैसे से तुम्हें सरकार के पास पैसे जाता है, टैक्स जाता है, उसी पैसे से तुमको टैक्स मिल रहा है, उसी पैसे से तुमको व्यवस्थाएं मिल रही है। और उसी को तुम जो कॉकरोच बोल रहे हैं, कॉकरोच बोल रहा है। कि देश के सारे लोग अगर रोड पे आ जाए तो क्या होगा? क्या होगा? जैसे नेपाल में हुआ था, क्या हुआ था? नेपाल के जन जेड यानी कि जो भी युवा थे रोड पे आए तो क्या हुआ था? श्रीलंका में जब आए थे तो क्या हुआ था? अगर उस तरफ से आए तो क्या होगा इंडिया में? इस तरह से भाषा, इस तरह के बातें नहीं करना चाहिए। आप पद पर बैठे हैं, पूरे देश की जिम्मेदारी है आपको। आप एक ऐसे पद पर बैठे हैं जिसकी गरिमा है, जिसकी जिम्मेदारी है। ये थोड़ा ना है पद पर बैठ गए हैं, मेरा दोस्त मेरा पद, मैं जो चाहूँ वो करूँ, जिसको चाहूँ जो करूँ, ये नहीं चलेगा। आप अपने घर से पैसे नहीं देते हैं, आपके घर में पैसे का पेड़ नहीं लगा। ये आम जनता बिस्कुट खरीदे, साबुन खरीदे, जो भी खरीदे उस पर टैक्स देना पड़ता है, GST देना पड़ता है। उसके बाद से साल में आप इतना कमाइएगा, इससे ज़्यादा होगा तो उस पर टैक्स देना पड़ता है। आप बाइक खरीदिए, कुछ भी खरीदीजिए तो उस पर टैक्स देना पड़ता है आपको। रोड टैक्स, फूड टैक्स, पता नहीं क्या क्या टैक्स। तो वो टैक्स जाता है सरकार के पास, आपके पास जाता है। आप अपने घर से नहीं देता है, आप अपनी किडनी बेचकर, आप लीवर बेच कर नहीं देते हैं। आम जनता, आम लोगों का पैसा है।
चाहे डायरेक्ट टैक्स टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, तो टैक्स पैसा जाता है, उस पैसे से आप लोग राज करते हैं और जनता पर ही लगते हैं नोटबंदी करने। अभी जो बीपीएससी तैयारी के लिए जो स्टूडेंट किए थे कि बहाली कब आएगी, तो बच्चों को क्या मिला, डंडे से पीटा गया, मारा गया है, लाठीचार्ज हुआ है। उसके बाद से नीट का पेपर लीक होता है, 7 साल में 70 पेपर लीक हुआ है, 7 साल में 70 पेपर। हर राज्य में पेपर लीक हो रहा है, हर राज्य में कौन सा पेपर जो लीक नहीं होता है, हर जगह नोटबंदी चल रहा है। तो यही बात है, मेरे पढ़ाने का मकसद जो है फ्री में, यही कारण है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप कहीं भी 1 रुपया किसी को भी खर्च करें, कोर्स में खरीदें। उनको अपना पैसा बनाना है, उनको आपकी नौकरी से क्या मतलब है। वो जानते हैं कि आप कमाएंगे, आप अपने परिवार के लिए करेंगे, उनको तो थोड़ा ना दे देंगे, ठीक है। तो उनको अपने पैसे बनाने से मतलब है। तो मेरा मकसद पढ़ाने का फ्री में यही है, और मैं इसलिए तोड़ तोड़ कर इतने विस्तार से पढ़ाता हूँ। अभी भी मेरे पास उन लोगों की तरह डिजिटल बोर्ड नहीं है, संसाधन नहीं है। मेरे पास डिजिटल बोर्ड उस तरह का संसाधन है, जैसे तैसे मैं करके पढ़ाता हूँ। बस मेरे पास संसाधन का मैं इंतजार कर रहा हूँ, जिस दिन मेरे पास संसाधन आएंगे उस दिन से मैं पढ़ाऊँगा, उस लेवल पे पढ़ाऊँगा जिस लेवल का बड़े बड़े कोचिंगों में लाख 1.5 लाख में कोर्स बेची जाती है, पढ़ाई जाती है, उस लेवल का पढ़ाऊँगा मैं। फ्री में पढ़ाऊँगा, फ्री में। बहुत सारे यूपीएससी के स्टूडेंट जो है फ्री में यूट्यूब से पढ़कर जो है ना आईएएस बन चुके हैं, फ्री में पढ़कर। तो आप क्यों पढ़े हैं चक्कर में 1 लाख 1.5 लाख के कोर्स खरीदने के पीछे क्यों पढ़े हैं? न्यूटन को वो क्या नियम बदल देंगे क्या? मॉर्गन्स की जगह आप अपना नाम रख देंगे? हैं? महात्मा गांधी के नाम पर अपना नाम रख देंगे? जो है वही पढ़ाएंगे। तो कोई ज़रूरत नहीं है 1.5 लाख 2 लाख का कोर्स करने की, ठीक है। आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। पढ़ने वाला फ्री में भी पढ़ कर जो है ना बन जा रहा है, नहीं बनने वाला तो लाखों रुपये का भी करके नहीं बन पाएगा। तो जुनून होना चाहिए, जुनून जिज्ञासा होनी चाहिए। तो मैं जिस दिन मेरे पास संसाधन डिजिटल बोर्ड उस तरह के सारे संसाधन आ जाएंगे, उस दिन मैं उस लेवल का पढ़ाऊँगा जिस लेवल के बड़े बड़े कोचिंगों में जो एक कोर्स बेची जाती है और पढ़ाया जाता है, उस लेवल को मैं फ्री में पढ़ाऊँगा, फ्री में। मेरा वादा है। मुझे कोई टीचर बनने का कोई शौक नहीं है, कोई शौक नहीं है। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। बात कुछ बड़ी हो गई, लंबी चली, लंबी बातें हो गई, तो ये बातें अगर नहीं बताता तो शायद आप जान नहीं पाते। तो मेरे बताने का मकसद यही था, तो मैं फ्री में क्यों पढ़ाना चाहता हूँ, ये मेरा ये है, मेरा उद्देश्य है। मैंने अपना उद्देश्य आपको बता दिया। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।